टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। हिडन मतलब छुपी हुई, हिडन मतलब छुपी हुई। अब यह है विच इज ऑलवेज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हीट होती है विच इज ऑलवेज मीन्स जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी। दिस हीट एनर्जी इज ऑलवेज सप्लाइड, ये हमेशा सप्लाई की जाती है किस लिए? टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, विच इज ऑलवेज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स वी हैव थ्री फिजिकल स्टेट, वी हैव सॉलिड, वी हैव लिक्विड, वी हैव गैस। तो ये जो फिजिकल स्टेट्स हैं, इन फिजिकल स्टेट्स को जो चेंज करने में, जैसे सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, अगर यहां पे आपको कोई एनर्जी लगानी पड़ रही है तो वो एनर्जी कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। नाउ व्हेन अ हीट इज सप्लाइड इज गिवन टू ए सब्सटेंस इज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये जनरल फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट। फैक्ट मतलब सच्चाई है कि जब भी आप हीट देते हो किसी भी सब्सटेंस को तो हमेशा उसका क्या चेंज होता है बेटा? टेम्परेचर हमेशा चेंज होता है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये तो फैक्ट है। आप किसी भी चीज को गर्म करोगे उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। उस चीज को आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर लगा दो, यू कैन चेंज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन सबसे पहला कि व्हाट इज लेटेंट हीट। अब आप लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन हीट इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। जब कभी भी आप हीट को सप्लाई करें ताकि फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, there is no increase in the temperature at that point there is no increase। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या इसको इनक्लोज कर रही हूँ। देर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बट द फैक्ट इज दैट कि हमेशा जब भी हीट देते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, पर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या चीज चेंज हो रहा है? ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज। ठीक है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। मतलब आपका जो सब्सटेंस है, मान लीजिए लेट इट बी द सब्सटेंस, लेट इट बी द सॉलिड। अब इस सॉलिड को आप गर्म कर रहे हो इन चाइना डिश, तो आप देखेंगे कि ओनली इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ हीट एनर्जी, इस तरह की हीट एनर्जी को जो कि ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज करने में काम आती है, उस तरह की हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अंडरस्टूड? उस तरह की हीट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट अ लेटेंट हीट। ठीक है, चलिए अब है राइट द टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अगर लेटेंट हीट आपने पढ़ ली है तो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है? तो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए बेटा बस ध्यान रखना है, अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसे हीट कर रहे हो और उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उस तरह की हीट को आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस तरह की हीट को आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर मान लीजिए आपको कोई लिक्विड गिवन है और आप उसे गर्म करके उसकी फिजिकल स्टेट गैसेस फॉर्म में लेके आ रहे हो, तो उस तरह की हीट को आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अंडरस्टूड? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या करेंगे? वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले हाउ वी डिफाइन इट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी लग रही है, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सॉलिड कितना लेना है क्वांटिटी में? यू हैव टू टेक 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, तो यहाँ पे 1 किलो होना चाहिए, ये 1 kg ऑफ सॉलिड होना चाहिए। उसको जब आप हीट करेंगे तो उस दौरान जो हीट एनर्जी कंज्यूम्ड होगी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस 1 kg इनटू लिक्विड। ठीक है, इनटू लिक्विड। बट आपको दो कंडीशन क्या रखनी है? दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
और उसके अपना जो खुद का मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेल्टिंग पॉइंट पे जो अमाउंट ऑफ हीट आप लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट दिस इज अ नोट. ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है. क्या है? देखिए आपके पास अब क्या है, आपके पास पार्टिकल्स इन वाटर एंड पार्टिकल्स इन आइस. आपके पास देखिए दोनों ही क्या है, दोनों ही वाटर, दोनों ही आप बात कर रहे हैं. देखिए पानी की बात कर रहे हैं. पार्टिकल्स इन वाटर मीन्स यू आर टेकिंग वाटर इन ए लिक्विड फॉर्म. पार्टिकल इन आइस मीन्स यू आर टेकिंग वाटर इन अ सॉलिड फॉर्म. दोनों ही आपका क्या है, वाटर है. पर जब आप बात करें पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स यू नो दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आप केल्विन में बात करेंगे तो दैट्स मीन इट इज 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. तो अगर आप बात करेंगे कि किसके अंदर ज्यादा हीट होगी, या किसके अंदर हीट छोड़ दीजिए, आप कहेंगे किसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो आप बोलोगे ऐसे पार्टिकल्स जो कि वाटर फॉर्म में है एट 0 डिग्री. देखिए दोनों 0 डिग्री पे है, पार्टिकल्स इन वाटर भी और पार्टिकल्स इन आइस भी, बोथ आर एट 0 डिग्री सेल्सियस. बट पार्टिकल्स इन वाटर हैव मोर एनर्जी, मोर लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन वाटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन आइस. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात. ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, चलिए अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कहाँ किसकी, हम बात करेंगे लिक्विड टू गैस की. ठीक है, अब देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, यहाँ पे भी सेम बेटा, कितना 1 kg. हाउ मच क्वांटिटी, यू हैव टू टेक 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है और लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है. विदाउट एनी राइज इन द टेम्परेचर, विदाउट आपको टेम्परेचर राइज नहीं. आपको पता है कि लेटेंट हीट क्या होती है, एक ऐसी हीट जो कि फिजिकल स्टेट चेंज करने में काम आती है, जबकि आपका जो टेम्परेचर होता है उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है. तो यहाँ पे हो गया उसका, इस तरह की हीट को हम डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यहाँ पे भी हमको ध्यान देना है. पार्टिकल्स इन स्टीम, इन वाटर वेपर्स. अब आपको पता है कि जो पार्टिकल्स, वाटर को हमने स्टीम फॉर्म में लिया है. ठीक है, वी हैव टेकन द वाटर इन स्टीम फॉर्म एंड वाटर इन लिक्विड फॉर्म. वाटर इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री, क्योंकि आपको पता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 273 केल्विन. उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू वाटर. देखिए अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि आपका हाथ किससे ज्यादा जलेगा, आपका हाथ ज्यादा स्टीम से जलेगा या फिर आपका हाथ ज्यादा बॉइलिंग वाटर से जलेगा. आपका हाथ ज्यादा स्टीम से जलेगा, क्योंकि हीट जो स्टीम है उसके अंदर कौन सी एनर्जी छुपी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अंडरस्टूड बेटा? बट बॉइलिंग वाटर में भी तो. हाँ देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप मेरी बात सुनिएगा. देखिए आप क्या कर रहा है, आपने एक टम्बलर लिया है, उसके अंदर पानी को बॉईल किया है. ठीक है, अब मान लीजिए गलती से आपने उसे ढक दिया है. अब आप जैसे ही उसकी प्लेट को उठाएंगे तो आप देखेंगे आपका हाथ बहुत बहुत ज्यादा जलेगा स्टीम से, एज कंपेयर टू जो जलन जो स्टीम से जलने में होगी वो आपके बॉइलिंग वाटर से नहीं होगी, क्योंकि जो स्टीम है उसके अंदर एक और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो छुपी हुई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो कि आपके हाथ को और ज्यादा. जैसे रोटी है, जब रोटी को मम्मी बेक करती है, अगर वो फट जाए तो स्टीम से कैसे हाथ जलता है ना, एकदम से आपको कितना दर्द होता है ना, कितनी जलन सी महसूस होती है ना. अगर आप देखिए कि हल्का सा अगर मान लीजिए अगर चिमटा लग जाए तो उससे इतनी जलन नहीं होगी जितनी रोटी की भाप से होगी. रोटी की जो भाप में जो एनर्जी छुपी हुई है वो आपकी गर्म चीजों में नहीं होती है. तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल समझाया बेटा. चलो बेटा, एक क्वेश्चन आया है, ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे बेस्ड है. What produces more severe burns, boiling water और steam? आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा जलन, ये सबसे ज्यादा आपका हाथ किस चीज में जलेगा, बॉइलिंग वाटर से या फिर स्टीम भाप से. तो उसका आंसर लिखा है, बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर सीवियर. सीवियर मीन्स भयंकर, ज्यादा डेंजरस.
मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। तो रीजन आपको बता दिया कि इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको जलन या फिर जो बर्न कॉज्ड होगा वो आपका स्टीम से होगा, ठीक है। देन किससे? बॉइलिंग वाटर से। दो बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का जो टेम्परेचर है सेम है, मींस स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और बॉइलिंग वाटर भी आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इसको आप 373 केल्विन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 100 के अंदर अगर आप 273 ऐड कर लें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रीजन क्या है इसका? रीजन एक्सप्लेनेशन ये है, एज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं, मीन्स पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन स्टीम, हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन स्टीम, जिन्होंने ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करा है, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हीट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, वो किस फॉर्म में एब्सॉर्ब हुई है? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। Thus we can say when steam falls on our skin, जब भाप हमारे स्किन पर पड़ती है, एंड कंडेंस, क्योंकि आपको पता है स्टीम जो है वो कंडेंस भी होगी, कंडेंस टू फॉर्म वाटर। जब मान लीजिए भाप, हमने कोई पतीला है, गर्म पानी का पतीला था, हमने एकदम से प्लेट हटाई, एकदम से भाप निकली और वो हमारे हाथ पे क्या हुआ? उसने हमारे हाथ पे बहुत ज्यादा सीवियर बर्न कॉज किया। उसका रीजन ये था क्योंकि जो भाप है, व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन एंड कंडेंस मतलब कन्वर्ट इनटू द वाटर टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। इट गिव्स मोर एनर्जी, मोर हीट। कौन सी हीट है वो? दैट हीट इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो किस फॉर्म में छुपी हुई है? दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या करेगी? वो ही सीवियर बर्न कॉज करेगी देन एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि बॉइलिंग वाटर के अंदर कोई भी हिडन एनर्जी नहीं है, कोई भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है बेटा वो किसके अंदर है? स्टीम के अंदर है। और जब स्टीम जब हमारे स्किन पर क्या करेगी? फॉल करेगी, तो उससे क्या होगा? जैसे ही स्टीम हमारी स्किन पे फॉल करेगी तो वो कंडेंस होगी, कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होगी। तो जब उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो उसके वजह से हमारा हाथ जो होगा वो जल जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवेपरेशन, ठीक है। आप उसे नोट करिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नोट्स बन जाएंगे आपके सारे। देखो बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इवेपरेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेपरेशन? क्या होता है इवेपरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इवेपरेशन में जो फिजिकल स्टेट है, कौन सी फिजिकल स्टेट? लिक्विड, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इनटू वेपर्स। लिक्विड टू गैसियस मीन्स लिक्विड टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर कोई ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट दैट टेम्परेचर शुड बी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर पे आप इवेपरेशन की बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा लोअर होना चाहिए। मींस हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर एक का। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको अगर इवेपरेशन कराना है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचना। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर क्या हो रहा है? स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? इवेपरेशन। समझ में आ रहा है? हम उसको क्या बोलेंगे? इवेपरेशन। अगर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है at any temperature, but that temperature should be below its boiling point, and boiling point is 100 degree Celsius for liquid means water, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपरेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा है नोट मतलब ध्यान देना है आपको। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मैंने एक लिया है, मान लीजिए दिस इज अ टम्बलर, मान लीजिए बीकर है, इस बीकर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे पानी है, वाटर है, ठीक है। अब ये जो वाटर है, तो आप देखेंगे बेटा, ये वाटर में, यहाँ वाटर में ये दिस वाटर इज प्रेजेंट एट द सरफेस। ये वाटर जो है, ये जो मैं लाइन बना रही हूँ डार्क सी, ये वाटर में ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये प्रेजेंट है एट द सरफेस। और ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द बल्क। बल्क मीन्स जो पूरा क्वांटिटी है वाटर की, उसके अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, मान लीजिए ये लिक्विड हमारा वाटर है,
उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और किसी की कम होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन का मतलब आप जानते हैं, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो इससे तो ये पता लगा है कि जितने पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। बट देखो, बट मतलब परंतु, बट द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस मीन्स ये वाले जो पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस, सरफेस पे मतलब सतह पे, सरफेस पे, possesses comparatively higher kinetic energy means इन particles की kinetic energy ज्यादा है। Kinetic energy of particles which are present at the surface या on the surface of the beaker possesses more kinetic energy as compared to those which are present in the bulk. Bulk means these particles other than which are present on the surface. Surface के अलावा जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस बीकर के अंदर वो बल्क में, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। किनसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये तो हो गया फैक्ट। अब उसके बाद देयरफॉर इसी वजह से द पार्टिकल्स एट द सरफेस विद हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। अब देखो बेटा, हर एक पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जितनी आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी उतनी आसानी से इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, दीज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस have more kinetic energy, therefore they can easily break down the force of attraction which are present या which is present between the other particles of water in the beaker। तो आपको ये समझना है कि इसी के वजह से जो इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत आसानी से टूट जाएगी। यहाँ लिखा है therefore the particle at the same surface will have higher kinetic energy which is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapors। और इसी को हम बोलते हैं evaporation, इसी को हम बोलते हैं evaporation। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत आसानी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में एक दूसरे के बीच में उनको बहुत आसानी से तोड़ देंगे, जिसके वजह से ये बहुत आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। और इसी फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, तो कल भी हम थोड़ा सा ही करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंगे इवेपोरेशन के, और जो थोड़ा बहुत कंटेंट रह रहा है उसको कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और साइंस में करेंगे मोशन। ठीक है, इस वीक का काम।